नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जब दिल्ली की सल्तनत कह सकते हैं कमज़ोर पड़ रही थी और भारत के अलग अलग कोनों में नई शक्तिशाली क्षेत्रीय ताकतें वो अपना सिर उठा रही थी। जी हाँ, ये 15वीं सदी का भारत है। मतलब तुगलक वंश के बाद का एक बहुत ही दिलचस्प नक्शा उभर रहा था। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम आज कुछ प्रमुख शक्तियों पर नज़र डालेंगे, जैसे जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, उधर असम के अहोम और गुजरात। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये ताकतें कैसे उभरी, इनकी क्या खास पहचान बनी और आखिरकार इनका अंजाम क्या हुआ। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं दिल्ली की दहलीज से। देखिए, 1398 में तैमूर का हमला हुआ। उसने तो जैसे दिल्ली की कमर ही तोड़ दी थी। बिल्कुल, तैमूर के हमले ने दिल्ली सल्तनत की जो बची कुची इज्जत थी, जो ताकत थी, उसे लगभग खत्म ही कर दिया। सुल्तान महमूद तुगलक वो तो खुद दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। तो इस शक्ति शून्यता का मतलब जो पावर वैक्यूम बना, उसका असर पूरे उत्तर भारत में महसूस किया और गया। नतीजा ये हुआ कि कई गवर्नर और जो महत्वाकांक्षी सरदार थे वो अपनी आजादी का रास्ता तलाशने लगे। और इसी माहौल में पूरब में, मतलब आज के उत्तर प्रदेश की तरफ, जौनपुर सल्तनत का उदय हुआ। हाँ, हालांकि इसकी नींव तैमूर के हमले से जरा पहले ही पड़ गई थी। एक थे मलिक सरवर। अच्छा जी, वो पहले फिरोज शाह तुगलक के वजीर रह चुके थे और उन्हें मलिकुश शर्क यानी पूर्व का स्वामी का खिताब मिला था। उन्होंने ही 1394 में जौनपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली थी। ओ, तो तैमूर के हमले से पहले ही? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक कदम दिल्ली सल्तनत की जो अंदरूनी कमजोरी थी ना, उसका फायदा उठाकर उठाया। तैमूर का हमला तो बाद में हुआ, जिसने दिल्ली को और ज्यादा कमजोर कर दिया। और जौनपुर को शिराज हिंद कहा जाने लगा। शिराज, हाँ, वो तो ईरान का मशहूर सांस्कृतिक केंद्र था। इसका मतलब जौनपुर उस जमाने में सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं था। बिल्कुल नहीं। शर्की सुल्तानों ने जौनपुर को वाकई पूर्व का शिराज बनाने की कोशिश की। ये इल्म, अदब और कला का एक बड़ा केंद्र बन गया। अच्छा। कहते हैं कुछ समय के लिए तो इसकी चमक दिल्ली से भी ज्यादा थी। यहाँ की वास्तुकला भी वो बिल्कुल अलग थी। विशाल मेहराबें, ऊंचे दरवाजे, जैसे अटाला मस्जिद या जामा मस्जिद में दिखते हैं। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। वो दिल्ली की तुगलक शैली से काफी अलग लगती हैं। हाँ, उनकी अपनी एक पहचान है। और शर्की सुल्तानों ने साहित्य को भी बहुत बढ़ावा दिया। मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान कवि वो भी कुछ समय जौनपुर से जुड़े रहे। हालांकि पद्मावत उन्होंने बाद में लिखी। ये सल्तनत फैली कहाँ तक थी और दिल्ली से इनका रिश्ता कैसा रहा? मतलब टकराव वाला? और दक्षिण में नेपाल की सीमा से लेकर बुंदेलखंड तक दिल्ली पर कब्जा करने की इन्होंने कई बार कोशिश की। अच्छा। हाँ, खासकर बाद के लोधी सुल्तानों के खिलाफ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ये दिखाता है कि एक क्षेत्रीय शक्तियां भले ही ताकतवर हो गई थीं, दिल्ली पर कब्जा करना वो अब भी एक बड़ा लक्ष्य था सबके लिए। तो फिर इसका अंत कैसे हुआ जौनपुर सल्तनत का? लगभग 90 साल तक चली ये सल्तनत। फिर 1479 में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने आखिरी शर्की सुल्तान हुसैन शाह को हरा दिया और जौनपुर को वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ओह! तो मलिक सरवर से शुरू हुई कहानी हुसैन शाह पर खत्म हुई। एक गवर्नर से सुल्तान बनना और फिर वापस सल्तनत का हिस्सा बन जाना। यहाँ एक जरूरी बात यह समझ आती है कि कैसे दिल्ली की कमजोरी ने इन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। बिल्कुल। अच्छा, अब पूरब से उत्तर की ओर चलते हैं, कश्मीर की तरफ। 14वीं सदी में यहाँ भी एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। हाँ, 14वीं सदी की शुरुआत में वहां मंगोल हमलों के बाद थोड़ी अस्थिरता फैल गई थी। उसी बीच शाह मीर नाम के एक सरदार ने यहाँ मुस्लिम शासन की नींव रखी। शाह मीर? जी, लेकिन दो सुल्तान जिनका जिक्र सबसे ज्यादा होता है वो है सिकंदर शाह और ज़ैनुल आबिदीन। ये दोनों शाह मीर के ही वंशज थे। सिकंदर शाह, हाँ, इनका नाम अक्सर विवादों से जुड़ता है। स्रोतों में उन्हें बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहा गया है। ये सही है। सिकंदर शाह, जिनका शासनकाल लगभग 1389 से 1413 तक रहा, उनके बारे में जो भी ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं उनमें ये बात आती है कि उनकी नीतियां गैर मुसलमानों, खासकर हिंदुओं के प्रति काफी कठोर थीं। कई मंदिरों को तोड़ने और मूर्तियां नष्ट करने का जिक्र मिलता है। इसीलिए उन्हें ये उपाधि मिली। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हुए और कई कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई है जो स्रोत बताते हैं, और इसे निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। लेकिन फिर तस्वीर पूरी तरह बदल गई।
ज़ैनुल आबिदीन के आने से, जिन्हें बड़शाह यानी महान सुल्तान कहा गया, उन्हें कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? ज़ैनुल आबिदीन का शासनकाल जो लगभग 1420 से 1470 तक चला, करीब 50 साल। 50 साल? हाँ, और ये कश्मीर के इतिहास में एक सुनहरे दौर की तरह देखा जाता है। उन्होंने अपने से पहले वाले मतलब सिकंदर शाह की लगभग सारी कठोर नीतियां पलट दी। सच में? क्या क्या किया उन्होंने? जजिया हटा दिया, जो मंदिर तोड़े गए थे उनकी मरम्मत करवाई, और जो हिंदू घाटी छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस बुलाया, बसाया। अरे वाह! उन्होंने हिंदुओं को प्रशासन में ऊंचे पद दिए। उनके एक प्रमुख मंत्री थे श्री भट्ट। उन्होंने खुद भी एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी। यहाँ तक कि उन्होंने महाभारत और कल्हण की राजतरंगिणी उसका फारसी में अनुवाद करवाया। तो क्या ये सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता थी या इसके पीछे कोई और वजह भी थी, मतलब कोई राजनीतिक सोच? देखिए, ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं थी, ये एक सोची समझी नीति भी थी। ज़ैनुल आबिदीन समझ गए थे कि राज्य की स्थिरता और तरक्की के लिए सभी समुदायों को साथ लेकर चलना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। उनके दौर में कश्मीर में शांति लौटी, व्यापार बढ़ा और ये फिर से ज्ञान और कला का केंद्र बन गया। उन्होंने कागज बनाने और शॉल बुनने जैसी कलाओं को भी बहुत बढ़ावा दिया। वुलर झील में ज़ैनालंक द्वीप बनवाया, वो भी उनके रचनात्मक सोच का प्रतीक है। यहाँ ये बात उभर कर आती है कि कैसे एक शासक की नीतियां वो पूरे क्षेत्र का माहौल और भविष्य बदल सकती हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब पूरब की ओर बंगाल का रुख करते हैं। यहाँ भी दिल्ली की कमजोरी का असर देखा? बिल्कुल। 14वीं सदी के मध्य में शमसुद्दीन इलियास शाह ने बंगाल में एक स्वतंत्र सल्तनत कायम की, जिसे इलियास शाही वंश कहा गया। इलियास शाही? जी। और ये सल्तनत बीच में कुछ रुकावटें आईं, लेकिन फिर भी 1576 में मुगलों के आने तब तक कायम रही। लेकिन बंगाल का मामला थोड़ा पेचीदा था। पेचीदा कैसे? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक शक्ति नहीं थी, मुख्य तौर पर 3 बड़ी ताकतें थीं। एक तो बंगाल सल्तनत खुद, जिसकी राजधानी कभी पांडुआ कभी गौड़ रही। दूसरी पश्चिम में कामरूप या कामता राज्य, जो आज का पश्चिमी असम और उत्तरी बंगाल का इलाका है। और तीसरी पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम राज्य। अच्छा, 3 ताकतें। हाँ, और इन तीनों के बीच लगातार संघर्ष और समझौते वो चलते रहते थे। इलियास शाही सुल्तानों में एक नाम आता है गयासुद्दीन आजम शाह का। सुना है उनके चीन और ईरान तक से रिश्ते थे? हाँ, गयासुद्दीन आजम शाह शासनकाल लगभग 1390-1411 अपनी न्यायप्रियता और कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ईरान के मशहूर शायर हाफिज को भी अपने दरबार में आने का न्योता भेजा था। चीन के मिंग सम्राट के साथ उनके अच्छे संबंध थे, यहाँ तक कि उन्होंने चीन में बौद्ध भिक्षु भेजे थे। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म तब भी बंगाल में कहीं न कहीं मौजूद था। और वो जिराफ वाली कहानी, सुल्तान ने चीन के सम्राट को जिराफ तोहफे में भेजा था, ये सच है? हाँ, वो वाकई बड़ा दिलचस्प किस्सा है ना? ये उस जमाने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों का एक अनोखा उदाहरण है। कमाल है, मतलब जिराफ अफ्रीका से आया होगा। जाहिर है, अफ्रीका से समुद्री रास्ते से बंगाल आया होगा और फिर यहाँ से चीन भेजा गया। ये दिखाता है कि बंगाल उस समय समुद्री व्यापार का कितना अहम केंद्र था। अच्छा, बीच में राजा गणेश का भी दौर आया, जब एक हिंदू शासक ने सत्ता संभाली। हाँ, 15वीं सदी की शुरुआत में एक छोटा सा दौर आया था। राजा गणेश नाम के एक शक्तिशाली जमींदार थे। उन्होंने इलियास शाही सुल्तान को हटाकर पांडुआ में सत्ता हासिल कर ली। लेकिन ये चला नहीं सादा। नहीं, ज्यादा लंबा नहीं चला। उनके बेटों ने इस्लाम अपना लिया और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से शासन किया। ये घटना दिखाती है कि उस दौर में धर्म और राजनीति वो कितने गुथे हुए थे और सत्ता के लिए कैसे समीकरण बदलते रहते थे। बंगाल की इमारतें वो दिल्ली से काफी अलग दिखती हैं। क्या खास था उनमें? बहुत खास। देखिए, दिल्ली में जहाँ पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल होता था, बंगाल में स्थानीय रूप से जो ईंटें मिलती थीं उनका भरपूर इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ईंटों का? हाँ, पांडुआ की अदीना मस्जिद, जो अपने समय में भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी, या गौड़ की दाखिल दरवाज़ा जैसी इमारतें इसकी मिसाल है। और सबसे अनोखी चीज़ है वहाँ की ढलवां या मुड़ी हुई छतें। हाँ, वो बांग्ला रूफ। बिल्कुल, जिन्हें बांग्ला रूफ कहते हैं। ये शायद वहाँ की भारी बारिश से बचने के लिए विकसित हुई होगी और बाद में तो मुगल वास्तुकला का भी हिस्सा बनी।
ये क्षेत्रीय पहचान का एक बढ़िया उदाहरण है। इलियास शाही के बाद फिर हुसैन शाही वंश आया और अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय को तो बंगाल का स्वर्ण युग कहते हैं। हाँ, अलाउद्दीन हुसैन शाह शासनकाल लगभग 1494 टू 1519 का दौर स्थिरता, समृद्धि और खासकर बंगाली भाषा और साहित्य के विकास के लिए जाना जाता है। अच्छा। उन्होंने हिंदुओं को भी प्रशासन में ऊंचे पद दिए। उनके वजीर और निजी चिकित्सक हिंदू थे और यही वो समय था जब महान संत चैतन्य महाप्रभु बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। ओह, चैतन्य महाप्रभु भी इसी समय थे। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि चैतन्य के दो सबसे करीबी शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो पहले हुसैन शाह के दरबार में ही मंत्री थे, लेकिन बाद में सब कुछ त्याग कर संत बन गए। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, हुसैन शाह ने राज्य का विस्तार भी किया था और पड़ोसियों से कैसा रिश्ता था उनका? उन्होंने दक्षिण पूर्व में चटगांव और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को जीता। पश्चिम में उन्होंने कामता राज्य पर हमला किया। कामता, हाँ। यहाँ एक अहम बात यह है कि इस हमले में उन्होंने अहोम राजा की मदद ली थी। अहोमों की? हाँ, दोनों ने मिलकर कामता को हराया और उसके इलाकों को आपस में बांट लिया। ये क्षेत्रीय शक्तियों के बीच वो जो बदलती दोस्ती और दुश्मनी होती है ना, उसका एक उदाहरण है। लेकिन कामता में बंगाल का शासन टिक नहीं पाया शायद। भूइयां कहते हैं। 12 भूइयां मतलब 12 जमींदार। हाँ, 12 भूइयां या सरदार। उन्होंने विद्रोह कर दिया और गवर्नर को मार डाला। ये दिखाता है कि स्थानीय शक्तियां कितनी मजबूत थीं और बाहरी शासन को स्वीकार करना उनके लिए आसान नहीं था। बाद में इन्हीं 12 भूइयां के इलाके में विश्व सिंह ने कूच राजवंश की नींव रखी, जिससे कूच बिहार रियासत बनी। आपने अहोमों का जिक्र किया। ये कौन थे और इनका इतिहास कितना पुराना है? अहोमों की कहानी तो वो और भी लंबी और शानदार है। इनकी शुरुआत हुई 13वीं सदी में, 1228 ईस्वी में। 13वीं सदी? हाँ, जब बर्मा या दक्षिणी चीन के यूनान इलाके से आए एक शान राजकुमार सुखाफा ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम राज्य की नींव रखी और ये राजवंश ये लगभग 600 सालों तक चला। 600 साल? ये तो कमाल है। भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक। बिल्कुल। शुरुआत में ये एक छोटी सी शक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने स्थानीय कबीलों को हराया या अपने साथ मिलाया। 16वीं सदी तक आते आते सुहुंग मुंग नाम के राजा हुए, जिन्हें दिहिंगिया राजा भी कहते हैं। सुहुंग मुंग? जी। उनके नेतृत्व में ये बहुत शक्तिशाली हो गए और लगभग पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी इनके नियंत्रण में आ गई। उन्होंने न सिर्फ बंगाल सल्तनत के हमलों का सामना किया, बल्कि बाद में मुगलों को भी कड़ी टक्कर दी। मुगलों को भी? हाँ, कहते हैं मुगलों से उनकी 17 बड़ी लड़ाइयां हुई और ज्यादातर में अहोम जीते। वाह! और क्या उन्होंने स्थानीय संस्कृति को भी अपनाया? ये इतना लंबा कैसे टिके? हाँ, ये उनकी सफलता का एक बड़ा राज था। समय के साथ उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों और हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो जो राजा थे सुहुंग मुंग, उन्होंने ही हिंदू नाम स्वर्ग नारायण अपनाया और उसके बाद के लगभग सभी अहोम राजाओं के हिंदू नाम होते थे। उन्होंने असमिया भाषा को भी राजकाज में अपनाया। ये सांस्कृतिक घुल मिल जाना शायद यही उनकी लंबी हुकूमत की एक वजह बनी। बिल्कुल। यहाँ एक अहम बात यह है कि कैसे एक बाहरी समूह ने स्थानीय संस्कृति को अपनाकर एक मजबूत और टिकाऊ राज्य बनाया। और इसी दौर में असम में महान संत शंकरदेव भी हुए। हाँ, बिल्कुल उसी दौर में 15वीं-16वीं सदी शंकरदेव ने असम में एक शरण नाम धर्म नाम से वैष्णव भक्ति आंदोलन चलाया। उन्होंने सत्र नाम के मठ स्थापित किए। सत्र? जी, सत्र, जो आज भी असम के सामाजिक और धार्मिक जीवन के केंद्र हैं। और यहीं से सत्रिया नृत्य शैली की भी शुरुआत हुई, जो अब भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिया नृत्य? हाँ, सुना है। और माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो भी शंकरदेव की परंपरा से जुड़ा एक अहम केंद्र है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भी सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन समाज को नई दिशा दे रहे थे। तो हमने पूरब की ये काफी जटिल तस्वीर देखी, जहां बंगाल के सुल्तान दक्षिण में उड़ीसा के गुजपति राजाओं से भी उलझते रहते थे। वहीं पश्चिम में गुजरात में एक और शक्तिशाली सल्तनत उभर रही थी। हाँ, गुजरात हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उपजाऊ जमीन है, लंबा समुद्र तट है और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के लिए वो जो बंदरगाह हैं वो बहुत अहम थे।
इन सब ने गुजरात को हमेशा दिल्ली के शासकों की नजरों में रखा। तो यहाँ आजाद सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई? कहानी फिर वैसी, दिल्ली की कमजोरी। कहानी फिर वैसी ही है। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली की कमजोरी। यहाँ के गवर्नर थे जफर खान, जिन्हें तुगलकों ने ही नियुक्त किया था। उन्होंने 1407 में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम का खिताब अपनाया। मुजफ्फर शाह प्रथम? जी, उनके पोते अहमद शाह प्रथम ने 1411 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये सल्तनत फिर 1573 में अकबर के जीतने तक चली। गुजरात सल्तनत की वास्तुकला में एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसमें इस्लामी मेहराबें और गुंबद तो हैं ही, लेकिन साथ ही स्थानीय हिंदू और जैन मंदिर वास्तुकला का गहरा प्रभाव है, खासकर खंभों में, छतों में, और वो जो बारीक पत्थर की नक्काशी है ना, जाली का काम। हाँ, जाली का काम तो बेमिसाल है। सीधी सैयद मस्जिद की जाली। बिल्कुल। अहमदाबाद की जामा मस्जिद या सीधी सैयद मस्जिद की जाली या 3 दरवाजा, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये शैलियों का मिश्रण ही गुजरात की पहचान बन गया। अहमद शाह ने सल्तनत को मजबूत तो किया, लेकिन उनके बारे में भी कुछ विवाद सुनने को मिलते हैं, मंदिर वगैरह तोड़ने के। अहमद शाह एक कुशल प्रशासक और सेनापति थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने सल्तनत को संगठित किया, प्रशासन सुधारा और सौराष्ट्र के कई राजपूत शासकों को हराया। लेकिन हाँ, स्रोतों के अनुसार उन्होंने सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महालय मंदिर को नुकसान पहुंचाया था और गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने माणिकचंद और मोतीचंद जैसे जैन व्यापारियों को अपने प्रशासन में अहमियत भी दी। तो मतलब एक तरह का मिला जुला रवैया था। हाँ, ये दिखाता है कि शासक अक्सर धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करते थे। और फिर आते हैं महमूद बेगड़ा, गुजरात के सबसे मशहूर सुल्तान। ये बेगड़ा नाम कैसे पड़ा? इनका कुछ अजीब सा नाम है। बेगड़ा का मतलब है 2 गढ़ जीतने वाला। 2 गढ़? कौन से? महमूद शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1458 से 1511 तक रहा, उन्होंने गुजरात के 2 सबसे मजबूत और अभेद माने जाने वाले किलों को जीता था, जूनागढ़ के पास गिरनार और चंपानेर के पास पावागढ़। गिरनार और पावागढ़? हाँ, ये तो बहुत मशहूर किले हैं। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें ये उपाधि मिली, बेगड़ा। उनका करीब 53 साल का लंबा शासन गुजरात सल्तनत का शिखर काल माना जाता है। गिरनार और पावागढ़ ये तो बहुत मुश्किल किले माने जाते थे उस जमाने में। बहुत ज्यादा। गिरनार, जिसे 1472 में जीता, वो सौराष्ट्र में सत्ता का केंद्र था, और पावागढ़, जिसे 1484 में जीता, वो पूर्वी गुजरात में मालवा के रास्ते पर एक बहुत महत्वपूर्ण किला था। इन किलों को जीतने में महमूद बेगड़ा को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। खासकर पावागढ़ के लिए तो कहते हैं 20 महीने का घेरा डालना पड़ा था। 20 महीने? जी, और पावागढ़ जीतने के बाद वहां राजपूत महिलाओं ने जौहर भी किया था। इन जीतों ने गुजरात पर उनका नियंत्रण बहुत मजबूत कर दिया। और पावागढ़ जीतने के बाद उन्होंने चंपानेर शहर बसाया और उसे राजधानी भी बनाया, अहमदाबाद से हटाकर। हाँ, पावागढ़ की पहाड़ी के नीचे उन्होंने एक नया शहर बसाया, जिसका नाम मोहम्मदाबाद या चंपानेर रखा। अच्छा। और कुछ समय के लिए अपनी राजधानी अहमदाबाद से यहाँ ले आए। यहाँ बनी इमारतें, जैसे वहाँ की जामा मस्जिद, वो फिर से इस्लामी और स्थानीय शैलियों के खूबसूरत मिश्रण का उदाहरण है। हाँ, आज ये पूरा इलाका चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हाँ, यूनेस्को साइट है। ये दिखाता है कि कैसे शासक अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए नए शहर बसाते थे। बिल्कुल। और यही वो समय था, महमूद बेगड़ा का ही, जब पुर्तगाली भी भारत के तटों पर पहुंच गए थे। उनका भी सामना हुआ बेगड़ा से। हाँ, ये महमूद बेगड़ा के शासनकाल की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। क्या हुआ था? देखिए, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंच चुका था और 16वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगाली वो गुजरात के जो मुनाफे वाला समुद्री व्यापार था ना, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वो अरब और गुजराती व्यापारियों को हटाना चाहते थे। अच्छा, व्यापार पर नियंत्रण के लिए। जी, तो बेगड़ा ने क्या किया? महमूद बेगड़ा ने इसे अपने राज्य की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा समझा। उन्होंने मिस्र के मामलुक सुल्तान, जिनके व्यापारिक हित भी प्रभावित हो रहे थे,
और कालीकट के जमोरिन के साथ मिलकर पुर्तगालियों के खिलाफ एक नौसैनिक गठबंधन बनाया। एक गठबंधन मिस्र और कालीकट के साथ? हाँ, एक नेवल अलायंस। क्या ये कामयाब रहा? शुरुआत में हाँ। 1508 में चौल, जो मुंबई के पास है, वहां एक लड़ाई हुई। उसमें इस मिलीजुली नौसेना ने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। अच्छा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही साल 1509 में दीव के पास एक बहुत निर्णायक नौसैनिक लड़ाई हुई। दीव की लड़ाई? हाँ, दीव की लड़ाई। उसमें पुर्तगालियों ने फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के नेतृत्व में इस गठबंधन को बुरी तरह हरा दिया। ओह, तो मतलब पुर्तगाली जीत गए? हाँ। और ये लड़ाई, इसे हिंद महासागर में यूरोपीय नौसैनिक वर्चस्व की शुरुआत माना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे समुद्र पर ताकत का संतुलन बदल रहा था, जिसका असर आने वाली सदियों में दिखना था। वैसे बेगड़ा के दरबार में संस्कृत कवि उदयराज भी थे, और पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा ने भी उनके राज्य का वर्णन किया है ना? जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हमने देखा कि कैसे 15वीं सदी में जब दिल्ली की पकड़ ढीली हुई, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, अहोम, गुजरात, ये क्षेत्रीय ताकतें न सिर्फ उभरी, बल्कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। बिल्कुल। अपनी सियासत में, अपनी कला में, अपनी जुबान में, हर जगह उनकी अपनी छाप दिखती है। और ये राज्य सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, बल्कि आपस में भी लगातार संघर्ष करते रहे, सत्ता के लिए, व्यापार के लिए, जमीन के लिए। हाँ, इनका आपसी रिश्ता और दिल्ली से इनका रिश्ता दोनों ही लगातार बदलते रहे, उतार चढ़ाव भरे रहे, और आखिरकार 16वीं और 17वीं सदी में इनमें से ज्यादातर वो या तो उभरते हुए मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए, या फिर अहोमों की तरह लंबे समय तक उनसे जूझते रहे। इन राज्यों का दौर भले ही गुजर गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है, उनकी इमारतों में, उनकी भाषाओं में, उनकी संस्कृतियों में। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज के भारत की विविधता और उसकी जटिलताओं को इन क्षेत्रीय शक्तियों के इतिहास को समझे बिना पूरी तरह समझ सकते हैं? शायद नहीं। ये एक अहम सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।